हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। आज की क्लास में लिबरलिज्म की जो थ्योरी है वो हम कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो हमारी आइडियलिज्म दी हुई थी, जो आदर्शवाद दी हुई थी, वो कवर अप की थी। ठीक है, आज की क्लास में लिबरलिज्म मैं कवर अप कराऊंगी। नियो लिबरलिज्म इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, ये अप्रोच ऐसे करके हमारे सिलेबस में दी हुई है, अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की जो यूनिट है यूजीसी नेट के सिलेबस के अंदर वो दी हुई है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। थोड़ा मैंने डाला है। लिबरलिज्म वैसे क्या था? लिबरल आइडियाज पे जो बेस्ड था। ठीक है, जो कि मतलब लिबरल एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स की, मतलब कोई रेस्ट्रेंट ना हो, एक इंडिपेंडेंट हो, इंडिविजुअल। सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे बना था लिबरलिज्म, जो कि फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में बना था। मर्केंटलिज्म जो यूरोप के अंदर था उसके अगेंस्ट में फिर लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आएगी। ठीक है, जहाँ पर इंडिविजुअल के रीजन को इम्पोर्टेंस दी गई, इंडिविजुअल के फ्रीडम को, उसके राइट्स को इम्पोर्टेंस दी गई, उसे वोट का राइट दिया गया, उसे एक सब्जेक्ट से सिटीजन बनाया गया। ठीक है, और वही चीज फिर लिबरलिज्म की, वही जब इंटरनेशनल लेवल पे लग जाती है तो हम उसे आईआर में पढ़ते हैं, उसकी अप्रोच बना के पढ़ते हैं। ठीक है, उन्हीं सभी बेसिक टीनेट्स को लेके ही वही आईआर में लगाई गई है, वही सब प्रिंसिपल्स आईआर में यूज होते हैं जो लिबरलिज्म के, जो हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लिबरलिज्म इमर्ज एज अ क्रिटिक ऑफ फ्यूडलिज्म। जो फ्यूडलिज्म था यूरोप के अंदर और मर्केंटलिज्म था यूरोप के अंदर, उसके अपोजिशन के अंदर, उसके क्रिटिक के रूप में आया था। ठीक है, फ्यूडलिज्म क्या था कि फ्यूडल लॉर्ड से वो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते थे। मर्केंटलिज्म की पॉलिसी थी। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन की, कॉलोनीज को जो 17-18 सेंचुरी में जो ये कंट्रीज फॉलो कर रहे थे, तो लिबरलिज्म उसके अगेंस्ट में था, उसकी एक रिएक्शन की तरह आया था। इन 18th एंड 19th सेंचुरी स्कॉलर्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इस्टेब्लिशिंग जस्ट रिलेशंस अमंग द डिफरेंट पीपल। कि मतलब 18th और 19th सेंचुरी में जो स्कॉलर्स डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने डिबेट करना स्टार्ट कर दिया, बातें करनी स्टार्ट कर दी कि डिफरेंट जो सोसाइटी के पीपल हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रेस के पीपल हैं, उनके बीच में भी एक अच्छा रिलेशन हो सकता है, एक जस्ट रिलेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इमैनुअल कांत ने बात की थी, जो परपेचुअल पीस की बात की थी। ठीक है, 1975 के अंदर इन्होंने परपेचुअल पीस की बात की थी। वर्ल्ड सोसाइटी, मतलब वर्ल्ड लेवल पे एक पीस बने, ठीक है, उसकी बात की थी। अर्लीस्ट लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन इज नोन एज लिबरलिज्म। जो सबसे पहले जो लिबरलिज्म आईआर के अंदर आया था, जो उसे डोमिनेट करता है, बल्कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है कि लिबरलिज्म की वजह से ही ये डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ है जो हम आईआर का पढ़ रहे हैं। उससे पहले जो कि कोई इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन तो था नहीं इंटरनेशनल रिलेशन, ये लिबरलिज्म की ही देन है। ठीक है, लिबरलिज्म इतना डोमिनेट करता था, ये डोमिनेट करता रहा जब तक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट नहीं हो गया, तब तक वहां पे डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, या फिर उसे क्लासिकल लिबरलिज्म कह देते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उस टाइम पे जो लिबरलिज्म आईआर में डोमिनेट कर रहा था, वो क्लासिकल जो लिबरलिज्म जो थियरी थी उसी के टीनेज पे बेस्ड था। ठीक है, और व्हाट क्रिटिक कॉल द यूटोपियनिज्म। जो क्रिटिक है, जैसे रियलिस्टिक है, वो उन्हें यूटोपियनिज्म कहते हैं, या फिर आइडियलिस्ट कहते हैं, आइडियलिज्म कहते हैं। वो कहते हैं कि इस टाइप, यूटोपिया मतलब होता है कोई भी ऐसी जो हवा में बातें हो, सिर्फ एक आइडिया हो। ठीक है, जिसकी रियलिटी से कुछ लेना देना ना हो, वो यूटोपिया है। तो जो क्रिटिक है, रियलिस्टिक थिंकर है, वो उसे यूटोपियनिज्म कहते हैं, जो पहले जो लिबरलिज्म था। लेटर इन 1980s लिबरलिज्म री इमर्ज। 1980s के अंदर लिबरलिज्म फिर वर्ल्ड स्टेज पे आया, और उस टाइम पे उसे नियो लिबरलिज्म कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। इस क्लास में मैं सिर्फ लिबरलिज्म करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद नियो लिबरलिज्म को नियो लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ग्लोबलाइजेशन भी उसी का रिजल्ट है। ओके, अब हम मेन फीचर्स पढ़ लेते हैं कि पूरा लिबरलिज्म किस पे बेस है, और इसके अंदर आप लिबरलिज्म जो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले था और उसके बाद जो नियो लिबरलिज्म आया था, वो दोनों ही इन्हीं फीचर्स पे बेस है। ठीक है, लिबरलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं जिसके ऊपर वो बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फेथ इन ह्यूमन रीजन। पहला जो रीजन है, मतलब पहला जो फीचर है, वो है
कि ह्यूमन रीजन के अंदर उनका फेथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। ह्यूमन रीजन को मतलब वो ब्लाइंडली मानते हैं कि ह्यूमन अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो अपने आप को मतलब अपनी डेस्टिनी को खुद शेप कर सकता है, अपने बारे में खुद अच्छा बुरा सोच सकता है, ठीक है। ये सब लिबरलिज्म की मतलब लिबरलिज्म ऐसा मानता है, वो ह्यूमन रीजन में बहुत ज्यादा फेथ रखता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैम ह्यूमन बीइंग आर कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर डेस्टिनी, कि वो अपनी डेस्टिनी को खुद शेप कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी अपनी डेस्टिनी को खुद बना सकते हैं, ठीक है। अपने आप को मतलब पीसफुल तरीके से खुद रख सकते हैं ह्यूमन बीइंग। उनके उनके अंदर इतना रीजन है, वो अपने आप को ऐसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और रीजन की बात किसने की थी? जॉन लॉक ने, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन स्टेट सोसाइटी लिंकेज, वो स्टेट और सोसाइटी के अंदर लिंकेज बनाते हैं, ठीक है। लिबरल जो थिंकर है वो कहते हैं कि जो सोसाइटी लेवल पे वही स्टेट लेवल पे, फिर जो स्टेट लेवल पे वही हमें इंटरनेशनल लेवल पे लगाना है, ठीक है। वो कहते हैं जैसे स्टेट और सोसाइटी में कनेक्शन है, ऐसे ही स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पे जो अदर स्टेट्स है उनके साथ में कनेक्शन है, ठीक है। लिबरल क्लेम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, वो कहते हैं जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं एंड पॉलिटिक्स में जैसा कनेक्शन है एक साइड में, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन के साथ कनेक्शन है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। देन बिलीव इन प्लूरलिज्म, वो बिलीव करते हैं प्लूरलिज्म में। दे बिलीव जैसे कि आप बाद में पढ़ेंगे रियलिज्म आएगा, वो कहते हैं ओनली एक स्टेट एक्टर है, वो है स्टेट है। यहाँ पर लिबरलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, प्लूरल एक्टर्स हैं इंटरनेशनल स्टेज पे, जिसमें कि स्टेट आ जाएंगे, एनजीओज आ जाएंगे, या एमएनसीज आ जाएंगी, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। आईआई से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। देन उसके बाद आपको अभी के टाइम में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्लूरल एक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग रेसेस के लोग हैं जो कि अपना वहां पे रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ओनली स्टेट एक ऐसा एक्टर नहीं है जो प्ले करता है, बल्कि प्लूरल एक्टर है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, उनका ये मानना था। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट है बिलीव इन फ्री ट्रेड एंड लेजिस फेयर पॉलिसी। फ्री ट्रेड और लेजिस फेयर की पॉलिसी पे बिलीव करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि स्टेट्स के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब और फ्री ट्रेड होगा तो स्टेट अपने आप में इतने इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे कि वो अपने आप को वॉर की तरफ लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की हर किसी को जरूरत होगी, ठीक है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इतना इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा कि वॉर फिर होगा ही नहीं, कि मतलब वॉर के कोई चांसेस ही नहीं होंगे। उनका ये मानना था। वो फ्री ट्रेड और लेजिस फेयर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और रिचार्ड कोबडन, इन सभी को एसोसिएट करते हैं, ठीक है। देन बिलीफ इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें बिलीव करते हैं लिबरलिस्ट, ठीक है। वो उसे कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते हैं कि इंटरनेशनल जो भी स्ट्रक्चर है वो कम्युनिटी की तरह है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं पीस मेंटेन करने के लिए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि वॉर होगा ही नहीं, ठीक है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने जो जजमेंट दे दी वो सभी को माननी होगी, इतना बिलीव करते हैं वो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, या फिर जो लिबरलिज्म है वो क्या है, वो हमें पढ़ना है। देन नियो लिबरलिज्म हम बाद में पढ़ेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म इंटरनेशनल लेवल पे जब तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो जाता उससे पहले के टाइम में डोमिनेट करता है वहां पे, ठीक है। क्योंकि ओके सॉरी, क्लासिकल लिबरलिज्म कब तक डोमिनेट करता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। उसके थिंकर्स कौन कौन है वो पढ़ लेते हैं। जैसे जॉन लॉक, जॉन लॉक को क्लासिकल लिबरलिज्म के हम फादर भी कहते हैं। हम थ्योरी के अंदर ये पढ़ेंगे, जो फर्स्ट यूनिट के अंदर दी हुई है लिबरलिज्म की, उसमें पढ़ेंगे जॉन लॉक को फादर कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म का, ठीक है। उनका मानना था कि जो गवर्नमेंट है वो उनके हिसाब से चलनी चाहिए जिसके ऊपर वो गवर्न कर रही है, ठीक है। तो मतलब लोगों के पास पावर होनी चाहिए और गवर्नमेंट बहुत ही लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनका ये मानना था, ठीक है। उसका रोल होना चाहिए सिर्फ सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और किसी मैटर में इंटरफेयर ना करे, मार्केट फ्री होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है, जॉन लॉक के। देन उसके बाद एडम स्मिथ को हम करेंगे। एडम स्मिथ ने जैसे लेजिस फेयर का दिया था, इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे वो। लेजिस फेयर होता है कि मार्केट में सिर्फ मार्केट फोर्स रेगुलेट करेगी, स्टेट का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है।
मार्केट को रेगुलेट करने में स्टेट का रोल नहीं होगा, सब कुछ मार्केट अपने आप को रेगुलेट करेगा, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव डॉक्ट्रिन है। He visualized that free market can bring overall prosperity. वो मानते थे कि फ्री मार्केट जब होगा तब ओवरऑल प्रोस्पेरिटी होगी, सबकी भलाई होगी, सब अमीर होंगे, मतलब सबका हित होगा, ठीक है, उसमें बिलीव करते थे। देन उसके बाद जेरमी बेंथम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, उनका ये आइडिया था, ठीक है। प्लेजर एंड पेन को उन्होंने कहा था, कुछ हाई प्लेजर, कुछ लो, मतलब कि लोग प्लेजर को बढ़ाना चाहते हैं, पेन को कम करना चाहते हैं, तो ऐसे एक्शन करें जो कि प्लेजर को बढ़ाएं, ठीक है, ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि प्लेजर को बढ़ाएंगे, उनका ये मानना था। देन उसके बाद उनके ही जेएस मिल, उन्हीं के जो शिष्य थे, उन्होंने इस आइडिया को हाई प्लेजर लो प्लेजर उसमें भी बांटा था, ठीक है। देन गेव द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, जो जेरमी बेंथम है उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट का भी आइडिया दिया था, जो कि बाद में आईसीजे बना था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इन्हीं के आइडिया पे थे, इन्होंने अपने बुक में दिया हुआ था, मतलब काफी और ने भी दिया था, फिर बाद में इन्होंने भी दिया था, ठीक है। कभी ये क्वेश्चन आ भी सकता है शायद कि इनमें से किन्होंने दिया था, अभी तक पूछा तो नहीं गया है, बट फिर भी ध्यान रखना। काजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, जो लिबरलिस्टिक है वो, जैसे देखो कोई भी थियरी है वो एक्सप्लेन करती है, कोई भी बड़ी इवेंट होती है अपने अकॉर्डिंग कि कैसे हुई, क्यों हुई, उसके कुछ रीजंस देती है, ठीक है। तो जो लिबरलिस्टिक जो थिंकर है वो वर्ल्ड वॉर 1 को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या काज बताते हैं उसके, ये देखो। वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ वो क्यों हुआ, मिसपरसेप्शन अमंग द पॉलिटिकल इलाइट्स, कि जो भी लीडर्स थे सॉरी, जो भी लीडर्स थे, पॉलिटिकल इलाइट्स थे, उनके बीच में मिस परसेप्शन था, उनके बीच में मतलब सस्पिशन था, उनके बीच में ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। देन उसके बाद सेकंड रीजन वो बताते हैं सीक्रेट डिप्लोमेसी, वो कहते हैं सीक्रेट डिप्लोमेसी एक सबसे मतलब बड़ा रीजन है, क्योंकि जो लिबरलिस्टिक है वो एक तो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, देन इस साइड में सीक्रेट डिप्लोमेसी के अपोजिट में वो कहते हैं कि ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो सीक्रेट डिप्लोमेसी को वो क्रिटिसाइज करते हैं, वो कहते हैं वो एक रीजन बनी जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ उसका। देन लैक ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी नहीं थी उस वजह से ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। देन लैक ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कि कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था, इस वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे तो ये रीजन सभी ने मान लिए, क्योंकि ओनली एक सिंगल थियरी जो डोमिनेट कर रही थी इंटरनेशनल रिलेशन में वो थी लिबरलिज्म। तो उन्होंने जो रीजन भी दिए थे वो भी काफी वैलिड थे, उस टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें तो सारे रीजन वैलिड होल्ड हो रहे हैं। तो उसी वजह से जो वुड्रो विल्सन थे, उन्होंने जो लीग ऑफ नेशन है वो वहां पे उसका कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने अपनी 14 पॉइंट स्पीच दी, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो लिबरलिज्म के कोर हैं, ठीक है, उनके बेस पे ही लीग ऑफ नेशन बना था। तो 14 पॉइंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ओपन कॉन्विनेंट फॉर पीस ओपनली एम्ड एट, कि मतलब वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, जो मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की, ठीक है, उन्होंने जो लीग ऑफ नेशन बना था उसके अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात थी। कलेक्टिव डिफेंस अलग बात होती है, ये याद रखना, ठीक है, कलेक्टिव डिफेंस अलग बात होती है एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी अलग बात है। कलेक्टिव सिक्योरिटी वन फॉर ऑल फॉर वन, ठीक है, कि एक पे कोई भी मतलब अटैक होगा तो हर कोई मतलब उसके लिए उसे रोकेगा, ठीक है, सिक्योरिटी कलेक्टिवली होगी। देन इसके अंदर सभी चीजों से सिक्योरिटी आ जाती है, चाहे वो पॉवर्टी हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर कोई मतलब रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टिव डिफेंस के अंदर क्या होता है कि एक नेशन के अंदर ऊपर अगर अटैक होते हैं तो जो नेशंस अदर हैं वो डिफेंस के लिए अपनी सिक्योरिटी बनाते हैं, ठीक है, जिसमें नेटो वो सब लगाएंगे, वार्सा पैक्ट, ये सब कलेक्टिव डिफेंस के एग्जांपल हैं। देन रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर, उन्होंने दूसरे मतलब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या जाता है कि इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाओ ताकि इंटरडिपेंडेंस हो, फिर वॉर नहीं होगा, लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। देन नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, की नेशंस को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होना चाहिए। देन एसोसिएशन ऑफ नेशन, वो कहते हैं एसोसिएशन ऑफ नेशंस बने, ठीक है, ताकि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बन सके, जो कि लीग ऑफ नेशन जो रिजल्ट है। देन लिबरलिज्म इन पोस्ट वॉर पीरियड, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद लिबरलिज्म का क्या हुआ, जब रियलिज्म आ गया तब लिबरलिज्म का क्या हुआ, वो काफी वो बताती हूँ मैं, ठीक है। उसमें दो तीन टाइप के लिबरलिज्म इमर्ज हुए फिर।
बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे क्योंकि रियलिज्म डोमिनेट कर रहा था और वो होल्ड भी कर रहा था, वो इवेंट्स को एक्सप्लेन भी कर रहा था, ठीक है। इस वजह से जो ये लिबरलिज्म थी ये इतने डोमिनेट नहीं कर पाए। फिर भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मिशेल डॉयल, कॉबडन, इन सभी से, कोबवेब मॉडल जो कि जॉन बर्टन का है, इनमें से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इमर्ज जो ये सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म था, ये वैसे 19th सेंचुरी के अंदर ही आ गया था, जिसमें रिचार्ड कॉबडन ने अपना आइडिया दिया था, ठीक है। सॉरी, उन्होंने अपना आइडिया दे दिया था। इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि एक ट्रांस नेशनलिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं अलग अलग सोसाइटी आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, वो हार्मनी के साथ रह सकती हैं, ठीक है। ट्रांस नेशनलिज्म की बात करते हैं। और इसके प्रोपोनेंट कौन कौन है? रिचार्ड कॉबडन है, देन कार्ल ड्यूसेच है, जो कि आइडिया देते हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी का, ठीक है। देन उसके बाद ये आप ये आइडियाज जो राइटर देते हैं ये इम्पोर्टेंटली बहुत ही जरूरी हैं, याद करके रखा करो, क्योंकि ना जब हमारा नेट का पेपर होता है उसमें सिक्योरिटी कम्युनिटी का आइडिया किसने दिया, कार्ल ड्यूशेस किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कार्ल ड्यूशेस हम इंस्टीट्यूशनलिज्म में भी पढ़ेंगे, जहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जॉन बर्टन बात करते हैं अपनी वर्ल्ड सोसाइटी, उन्होंने एक बुक लिखी थी जॉन बर्टन ने, उसके अंदर वो बात करते हैं, कोवेब मॉडल देते हैं, ठीक है। ये मॉडल्स के नाम, बुक्स के नाम काफी इंपॉर्टेंट जो है वो ही मैं मेंशन करती हूँ, अदरवाइज मैं मेंशन नहीं करती। तो ये जो बुक के नाम, मॉडल के नाम है, इन्हें साथ साथ माइंड में रिवाइज करते रहा करो ताकि आपको हेल्प मिले। पेपर में बैठ के ये ना हो ये क्या पूछ लिया, हमने तो नाम ही नहीं सुना, ठीक है। देन मेन आइडिया इनका क्या था? ट्रांसनेशनलिज्म, ये आपको बता ही दिया मैंने। इसकी की फीचर क्या है? वो कहते हैं प्राइवेट ग्रुप सोसाइटीज आर इम्पोर्टेंट एजेंट इन आईआर। वो कहते हैं आईआर के अंदर कौन कौन इंपॉर्टेंट एजेंट है? प्राइवेट ग्रुप सोसाइटी, अलग अलग तरह की, ये इंपॉर्टेंट एजेंट है, ठीक है, स्टेट के साथ में। द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज इज फ्रेंडली, कि जो भी सोसाइटी है वो डिफरेंटली, जो भी डिफरेंट सोसाइटीज है वो फ्रेंडली नेचर की है, अपने आप में पीस इस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। वो अपने आप से मतलब एक दूसरे की हेल्प करना चाहती हैं, कोऑपरेशन चाहती हैं, हार्मनी चाहती हैं, इसलिए अपने आप पीस इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उनका ये मानना था। देन दीज सोसाइटीज कैन फॉर्मुलेट नेटवर्क among themselves around the world. It can, ये याद करना, इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल सोसाइटीज। वो कहते हैं कि ये अपने आप में एक नेटवर्क बना सकती है आपस में, इतना मतलब अपने एक दूसरे की हेल्प करके, इंटरडिपेंडेंट होके ये एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगी जो कि ग्लोबल सोसाइटी बन जाएगी, ठीक है। रोसेनाउ ने ये आइडिया दिया था ग्लोबल सोसाइटी का। देन उसके बाद नेक्स्ट है रिपब्लिकन लिबरलिज्म। रिपब्लिकन लिबरलिज्म जो कि हम अभी मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी कहते हैं जिसे, ठीक है, थीसिस या थियरी। इसके जो थिंकर हैं वो इमैनुअल कांट, जिन्होंने परपेचुअल पीस की बात की थी। देन मिशेल डॉयल ये कहते हैं कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो वार नहीं करती हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मतलब नेचर से ही वो ऐसी होती हैं कि वो वॉर नहीं करती हैं, ठीक है। इनका मेन आइडिया ये है। और रीजन क्या क्या देते हैं कि ये वॉर क्यों नहीं करती हैं, क्यों वॉर की तरफ नहीं जाती हैं? ये कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर, कि उनके अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर है, लोगों के अंदर इतना कल्चर है, इतनी सेंस है, उनके लीडर्स के पास इतनी सेंस है कि वो पीसफुली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म उन्हें आता है, वो उसे इंकरेज करते हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसे ही अप्लाई करते हैं, उनका ये मानना था। देन उसके बाद नेक्स्ट रीजन क्या देते हैं? डेमोक्रेसी होल्ड कॉमन मॉरल वैल्यू। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसीज के पास जो कंट्री होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री, उनकी कुछ कॉमन मॉरल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जिसपे वो मतलब टिकी रहती हैं, उस वजह से वो कभी भी लड़ाई नहीं करती हैं, वो पैसिफिक यूनियन बनाती हैं अपने आप में, एक जोन ऑफ पीस क्रिएट कर लेती हैं। ये पैसिफिक यूनियन का कॉन्सेप्ट कैंट का है, ठीक है, जोन ऑफ पीस बना लेती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, की वो इतना मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उनके बीच में, इतना कोऑपरेट करती हैं हर चीज में, इंटरडिपेंडेंस है उनके अंदर, स्पिरिट ऑफ कॉमर्स है कि वो आपस में कॉमर्स करना चाहती हैं, आपस में ट्रेड करना चाहती हैं, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वॉर नहीं करती। और स्पिरिट ऑफ कॉमर्स का आइडिया भी किसका है? कैंट का है, ठीक है।
देन फंक्शनलिज्म, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैंने ऐसे ही डाल दिया है ताकि आपको पता हो क्या कहना चाहते हैं ये। मेन आइडिया क्या है, ये कहते हैं कि अगर स्टेट एक मतलब फील्ड में एक एस्पेक्ट में कोऑपरेट कर रहा है तो बचे हुए एस्पेक्ट्स में ही कर सकता है, में भी कर सकता है, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल से समझना है इसे, ठीक है। वो एग्जाम्पल देते हैं ईयू का। देखो ईयू जब स्टार्टिंग में बनी थी तब वो क्या थी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी, ठीक है। कि मतलब ओनली कोल एंड स्टील की एक कम्युनिटी बनी थी, उनके बीच में कोऑपरेशन हो रहा था उसी मुद्दे पे, सिर्फ इसी फील्ड में हो रहा था, ठीक है। बाद में ईयू क्या बन गई है ये देखो आप, ईयू हर फील्ड में कोऑपरेट कर रही है, चाहे वो लॉ मेकिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर की हो, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज में कोऑपरेट कर रहे हैं वहां के नेशन, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक चीज में जब कोऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो और चीजों में भी कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपने आप में वो डेमो ऐसी पीस की जोन बना लेती हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग ऐसी जोन बन जाती है कि वो लड़ाई नहीं करते, ठीक है। फंक्शनलिज्म इस बात को बोलते हैं। और कौन है इसके थिंकर, अर्नेस्ट हाज एंड डेविड मिट्रेने, मिट्रेने, ठीक है। इसका नाम आप ध्यान से देख लेना। वैसे अर्नेस्ट हास का पूछा जाता है, ये मैंने कभी सुना नहीं है, देखा ही नहीं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जो लिबरलिज्म के क्रिटिसिज्म क्या है, जो कि हम लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। जो मतलब ज्यादा ही रीजन पे बिलीव करना, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना, और मतलब जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ उसे कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई लिबरलिज्म, ठीक है। उसी वजह से रियलिज्म आई थी इंटरनेशनल लेवल पे। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को रियलिज्म में एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी वजह से रियलिज्म डोमिनेट कर रही थी, ठीक है। तो ये काफी रीजन है जो कि जो इसे सिर्फ आइडियलिस्टिक थियरी या ऑप्टिमिस्टिक यूटोपियन थियरी बोल देते हैं, इसके काफी ऐसे रीजन है। और भी काफी थिंकर इसे क्रिटिसाइज कर देते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि नियो रियलिज्म क्यों आया, इसकी क्या कमियां रह गई थी लिबरलिज्म की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगी कि क्या इसकी कमियां रह गई थी, क्यों नियो रियलिज्म आया, तो वो सब हम बताएंगे। अभी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और हम इंटरडिपेंडेंट जो इंटरडिपेंडेंट लिबरलिज्म है वो भी हम बाद में पढ़े, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं आपको। ओके। और कोई भी आपने लिबरलिज्म की मतलब कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड पढ़ा हो या कुछ भी पढ़ा हो जो आपको समझ नहीं आया हो, कमेंट में आप मेंशन कर देना, आई विल एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्लास में वो आपकी प्रॉब्लम मैं ले लूंगी, ठीक है। इसी नोट के साथ मैं क्लास एंड करती हूँ। आई थिंक कोई और इशू तो है नहीं, ठीक है। थैंक यू।